बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाइड लिम्नोलॉजी के लेक्चर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस टॉपिक का, इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज क्लासिफिकेशन एंड इकोलॉजी ऑफ प्लैंकटन। टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्लैंकटन्स जो हैं बुनियादी तौर पर ये माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम प्लैंकटन्स कहते हैं। टर्मिनोलॉजी में बेसिक हमारे पास जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे ग्रीक वर्ड। ये नाम जो है प्लैंकटन ये ड्रिफ्टर्स या प्लैंक्टोस वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड प्लैंक्टोस से, जिसका मतलब है ड्रिफ्टर्स और वेडर्स यानी कि आवारा फिरने वाले। द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूटिंग एंड रिजेंबलिंग कंस्टिट्यूटिंग एंड रिजेंबलिंग प्लैंकटन्स आर कॉल्ड प्लैंक्टर्स। ऐसे तमाम जानदार जो दिखने में प्लैंकटन जैसे नज़र आते हैं उनको हम प्लैंक्टर्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको जो है प्लैंकटन कहा जाता है अगर वो टाइड्स या ओशियानिक करंट के जरिए मूव हो सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बाय द एक्शन ऑफ वेव्स, और वेव्स के एक्शन के जरिए। पीपल दैट प्रोपेल देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देती हैं। प्लैंकटन्स जो हैं उनको माइक्रोस्कोपिक या आमतौर पर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हैविंग लेंथ लेस देन 1 इंच। आमतौर पर इनकी लेंथ जो है आमतौर पर 1 इंच से लेस होती है। इसके अलावा जो है वो लार्ज स्पीसीज़ में जैसे जेलीफिश है और क्रस्टेशियंस और क्रैब्स वगैरह को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। लॉबस्टर, श्रिम्प्स वगैरह को भी हम प्लैंकटन्स में ही कंसीडर करते हैं, नॉट फाइटोप्लैंक्टन में, लेकिन प्लैंकटन्स में उनको पहचान हम कंसीडर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैंकटन्स हम बुनियादी तौर पर इनकी दो मेजर जो है वो ब्रॉड कैटेगरीज यूज़ करते हैं। पहली हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स, दूसरी है जूप्लैंक्टन। जो प्लांट बेस्ड होंगे या प्लांट लाइक होंगे उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहेंगे, जो एनिमल लाइक एनिमल बेस्ड होंगे उनको हम जूप्लैंक्टन्स कहेंगे। इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने से पहले वी शुड आल्सो नो अबाउट द टर्म प्लैंकटन एंड द साइंटिस्ट हु टर्म इट। प्लैंकटन जो है वो सबसे पहले वर्ड ओशियानोग्राफर विक हैंसन ने यूज़ किया था इन 1887। इसने जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटी की वजह से उनको प्लैंकटन का नाम दिया था। अब क्लासिफिकेशन की बेस करते हैं क्वालिटी के ऊपर। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं ये आमतौर पर इनको हम जो हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स वो कहेंगे जो फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स होंगे। इसके अलावा ये इनमें क्लोरोफिल जो है वो बीरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें दूसरी एग्जांपल ये सेप्रोप्लैंक्टन्स, ये वो होंगे जिनमें बैक्टीरिया और फंजाई शामिल हैं, ये सेप्रोप्लैंक्टन्स है, लेकिन वो यूनिसेलुलर होंगे या माइक्रोस्कोपिक होंगे। जूप्लैंक्टन्स जो हैं आमतौर पर ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल बेस्ड होते हैं, इनको हम जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज़, तो मेगा प्लैंक्टन्स ये आमतौर पर 20 सेंटीमीटर से बड़े साइज़ के होते हैं। इनमें मेटाजोस शामिल हैं, जेलीफिश हैं, टीनोफोर्स हैं, सिफेलोपोड्स हैं, फीपोड्स हैं और ट्यूनिकेट्स हैं। मैक्रोफाइट्स जो हैं इनमें 21 to 20 सेंटीमीटर्स होते हैं, ये मोर देन 20 सेंटीमीटर होते हैं। मेगा प्लैंक्टन्स कहते हैं। मैक्रो प्लैंक्टन 21 to 20 सेंटीमीटर्स होते हैं। इनमें मेटाजोन शामिल हैं, टिनोफोर शामिल है और डॉली ऑयलेट शामिल है। मीजो प्लैंक्टन्स में हमारे पास 0.2 to 20 मिलीमीटर शामिल है, मेटाजोन शामिल है, क्लेडोसिरन शामिल है और ट्यूनिकेट शामिल है। माइक्रोप्लैंक्टन्स जो हैं ये 20 to 200 माइक्रोमीटर्स के ये लार्ज यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट हैं, आमतौर पर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। लिलिएट्स वगैरह और फोरामेनिफेरस और आर्टिफियर्स इनमें क्रस्टेशियन शामिल होते हैं। नैनो प्लैंक्टन्स में हमारे पास स्मॉल यूकैरियोटिक प्लैंक्टन्स जिनमें डायटम्स और फ्लैजिलेट्स शामिल होते हैं। इनके अलावा हमारे पास जो है वो पाइकोप्लैंक्टन्स में दूसरे यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह शामिल होते हैं। फेम्टोप्लैंक्टन्स में हमारे पास जो है वो आमतौर पर लेस देन 0.2 माइक्रोन्स हैं। इनमें मेरीन क्रस्टेशियन जो मेरीन क्रस्टेशियंस हैं और सीरस हैं वो शामिल होते हैं। लोकल इन्वायरमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। लिम्नोप्लैंक्टन्स हैं, ये इनको जो है वो हम लेक प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। रियो प्लैंक्टन्स आमतौर पर इनको पोटैमो प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। ये जो है वो रनिंग वाटर के प्लैंक्टन्स होते हैं, रियो प्लैंक्टन्स और पोटैमो प्लैंक्टन्स। हेलियो प्लैंक्टन्स ये जो है वो इनको हम पॉन्ड प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। हेली प्लैंक्टन्स जो हैं ये हमारे सॉल्ट वाटर के प्लैंक्टन्स होते हैं। अगर ये हेपलमैरो प्लैंक्टन्स ये जो हैं ये ब्रैकिश वाटर के प्लैंक्टन्स को कहा जाता है। तो ये नाम और इनके ये हम यहाँ से ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन में हम बात करें तो ये ऑटोजेनिक प्लैंक्टन्स, ये आमतौर पर ऐसे प्लैंक्टन्स हैं जो
विद इन द वाटर बॉडी प्रोड्यूस होते हैं। ऑटोजेनिक प्लैंक्टन्स कहते हैं इनके जो स्पोर्स वगैरह होते हैं या इनके जो सीड्स होते हैं ये उसी वाटर बॉडी में या इनके रिमेन्स उसी वाटर बॉडी में मौजूद होते हैं। एलोजेनिक प्लैंक्टन्स जो हैं ये आमतौर पर आउटर साइड ऑफ द लोकेलिटीज़ में डेवलप होते हैं, जैसे टाइड्स हैं, वेव्स हैं या ओशन करंट्स वगैरह के अंदर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंटेंट, तो यू प्लैंक्टन्स ये ट्रू प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। स्यूडो प्लैंक्टन्स ये प्लैंक्टन इनकी ये कोई ऐसे जानदार होते हैं जिनकी लाइफ का कुछ पोर्शन जो है वो प्लैंक्टन की तरह वो रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा से मतलब बाद में वो लार्ज साइज, जैसे लार्वास वगैरह हैं या एग्स वगैरह हैं, स्पर्म्स वगैरह हैं, तो ये सारे के सारे भी प्लैंक्टन लाइफ, इनको हम सूडो प्लैंक्टन्स कहेंगे। बेस्ड ऑन लाइफ हिस्ट्री में हमारे पास होलो प्लैंक्टन्स हैं या मीरो प्लैंक्टन्स हैं। ये होलो प्लैंक्टन्स परमानेंट, होलो मीन्स कंप्लीट, परमानेंट प्लैंक्टन्स हैं जो कि सारी ज़िंदगी रहते हैं और ये पूरी की पूरी ज़िंदगी फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स ही रहते हैं। मीरो प्लैंक्टन्स ये आमतौर पर ऐसे प्लैंक्टन्स होते हैं जो कुछ सर्टेन स्टेजेस के अंदर रहते हैं, फ्लोटिंग रहते हैं और उसके बाद ये लार्जर साइज होके या स्टिल हो जाते हैं, जैसे ट्यूनिकेट्स वगैरह। इनके लार्वास जो होते हैं ये फ्री स्विम करते हैं और उसके बाद किसी जगह पर ये एम्बेड हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और स्टैटिक होने के बाद फिर ये सारी ज़िंदगी वहाँ पर सिसाइल रहते हैं, नॉन मोटाइल रहते हैं। बेस्ड ऑन हैबिटेट ऑफ वाटर बॉडी, अगर वाटर बॉडी के हैबिटेट की बात करें तो हैप्लो हाइपोप्लास्टिक हाइपोप्लैंक्टन्स, एपीप्लैंक्टन्स, बेथीप्लैंक्टन्स और मीजोप्लैंक्टन्स। हाइपोप्लैंक्टन्स में हमारे पास बेंथिक या सी डेप्थ के अंदर पाए जाने वाले जो हैं वो प्लैंक्टन्स वो हमारे पास हाइपोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। एपीप्लैंक्टन्स के अंदर सरफेस के प्लैंक्टन्स जो होते हैं इनको हम सरफेस के या एपीप्लैंक्टन्स कहते हैं। बेथीप्लैंक्टन्स एफॉटिक जोन के अंदर जहाँ लाइट पेनिट्रेट नहीं करती उनको हम बेथीप्लैंक्टन्स कहते हैं। मीजोप्लैंक्टन्स जो है इनमें हम लो लाइटेड जोन में या डिस्फोटिक जोन के अंदर जो पाए जाते हैं इनको हम मीजोफोटिक या मीजोप्लैंक्टन कहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन इस लेक्चर का हमारे पास है इकोलॉजी ऑफ प्लैंक्टन्स। इससे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी यानी कि डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैंक्टन्स कर चुके हैं। इकोलॉजी ऑफ प्लैंक्टन अब हम देखेंगे। तो इकोलॉजी में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ये एक फूड चेन, यहाँ पर फूड वेब दिखाया गया है। पहले इस फूड वेब को समझने की कोशिश करते हैं। सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्टली फाइटोप्लैंक्टन्स पर पड़ रही है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या कर रहे हैं, फूड डेवलप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को फिक्स कर रहे हैं, CO2 को और H2O को जो है वो मिक्स करके सनलाइट की मौजूदगी में रिड्यूस करके ग्लूकोज डेवलप करें। अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स को या मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स को या हर्बीवोर्स को, जिनमें हमारे पास क्रैब्स के और उनके लार्वीज शामिल हैं, क्रिल शामिल हैं, इनके साथ साथ क्लैम्स शामिल हैं। अब क्रिल्स जो हैं इनके ऊपर हम्पबैक व्हेल फीड करती है जो कि लार्जेस्ट एनिमल्स हैं, बहुत बड़े साइज़ के मैमल्स हैं जो कि एक्वेटिक क्रीचर्स हैं। ये क्रिल पे ही फीड करते हैं, सिंगल बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसको ये इस पे ही फीड करते हैं। अब क्रिल जो है इनके ऊपर हेरिंग्स फीड करते हैं, हेरिंग जो है इन पे पफिंग यूज़ करते हैं इनको। क्रिल्स जेलीफिश भी यूज़ करती हैं और जेलीफिश फ़िश को भी यूज़ करती हैं और जेलीफिश जो है वो सी टर्टल्स उनको भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो हेरिंग है इनको कॉड फिश भी यूज़ करती है और कॉड फिश को शार्क्स खा लेती हैं। जेलीफिश जो है ये सी टर्टल्स भी इनको कंज्यूम करते हैं। इसी के साथ साथ क्रैब लार्वीज जो हैं इनको क्रैब जो है और उनके लार्वीज को फिश लार्वी यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लैंक्टन्स, क्रिल्स और फिश लार्वी जो हैं इन ये प्लैंक्टन्स कॉपीपोड्स उनको खा लेते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को। कॉपीपोड जो है ये फिश लार्वी और क्रिल की फूड के तौर पर यूज़ होते हैं। कॉपीपोड्स जो हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स ये दोनों क्लैम्स की फूड के तौर पर यूज़ होते हैं। इसी तरीके से फिश लार्वी, कॉपीपोड्स और क्रिल्स तीनों फ्रेश वाटर मसल्स जो होते हैं उनकी फूड के तौर पर भी कंज्यूम होते हैं। क्लैम्स जो हैं ये आइडल्स जिनको सी बर्ड्स कहते हैं और लॉबस्टर्स की फूड के तौर पर यूज़ होते हैं। लॉबस्टर्स की फूड के तौर पर क्लैम्स भी यूज़ होते हैं। जो इसके साथ साथ फ़िश जो हैं वो भी लॉबस्टर्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं और लॉबस्टर्स जो हैं उनको कॉप फिश को भी वो यूज़ करते हैं। तो ये इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी चेन्स हैं या फूड चेन्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट्स या जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फाइटोप्लैंक्टन है और फाइटोप्लैंक्टन डायरेक्टली एनर्जी कहाँ से ले रहा है, सनलाइट से ले रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस को जाहिर कर सकता है फाइटोप्लैंक्टन की कि वो कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास प्लैंक्टन्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव सस्पेंडेड इन द वाटर बाय सी, वाटर ऑफ सी। आमतौर पर ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, सी, लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स, विच आर नॉट एबल टू स्विम अगेंस्ट द करंट्स ऑफ द वाटर। इन्हें एबिलिटी नहीं होती कि ये सूरज की जो है वो पानी की करंट्स के अगेंस्ट मूव कर सकें। दिस लेटर फीचर्स डिस्टिंग्विश प्लैंक्टन्स फ्रॉम नेक्टॉन्स। ये नेक्टॉन्स और प्लैंक्टन्स के दरमियान बुनियादी डिफरेंस ये है कि प्लैंक्टन्स हमेशा वाटर करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसके अगेंस्ट मूव नहीं। कम्युनिटी ऑफ एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स
लाइक फिश एंड सिफेलोपोड्स एंड एक्वाटिक मैमल्स, इनसे फिर इनको डिस्टिंक्ट करता है। प्लैंकटॉन्स रेंज फ्रॉम साइज इन फ्रॉम 0.2 टू सेवरल मीटर्स, यानी कि स्मॉलर साइज से लेकर, ये हमने इससे पीछे कर चुके हैं, जैसे लार्ज जेली फिशेज हैं, बट ओनली स्मॉल वंस हैव बीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंटेंसिव रिसर्च। लेकिन मोस्टली जो रिसर्च होती है वो जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोफाइट्स होते हैं, उनके ऊपर की जाती है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जिन पे पूरे फूड चेन्स बेस करते हैं। एंटार्क्टिक क्रिल्स बीइंग द ओनली वेल स्टडी प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म ऑफ मोर देन 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर से बड़े अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया था वो क्रिल है, जिनको ऊपर हम देख चुके हैं। ये क्रिल्स जो हैं ये फूड के तौर पर यूज़ होते हैं वेल्स वगैरह के। अब वेल्स जो हैं, जिन बालीन वेल्स जिनको हम टूथलेस वेल्स कहते हैं, जिनमें दांत नहीं होते हैं, अब इन वेल्स के अंदर उनका बुनियादी काम क्या होता है, ऐसे बालीन की प्लेट्स मौजूद होती हैं। ये बालीन प्लेट्स क्या होती हैं, जो मेरीन वाटर होता है उसको ये स्ट्रेन करती हैं, स्ट्रेन करने के नतीजे में उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये मतलब न्यूट्रिएंट्स को वो स्ट्रेन करती हैं। स्ट्रेनिंग के नतीजे में जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको वो बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं, और जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इकट्ठे होते हैं गिल रैकर्स के ऊपर या बालीन रैकेट्स के ऊपर, इन रैकेट्स के ऊपर से फिर फूड को इकट्ठा करके कंज्यूम कर लिया जाता है। प्लैंक्टन्स जो है ये कई बायोटिक कंपोनेंट कम्युनिटीज़ डेवलप करते हैं जो कि डाइवर्स होती हैं और रिचनेस और इंटरेक्शन जाहिर करती हैं। प्लैंक्टन्स की डेफिनेशन को उनके इकोलॉजिकल निश की बुनियाद पर किया जाता है, बजाय कि उनके फाइलोजेनेटिक या टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के। यही बुनियाद है कि ये फूड के तौर पर यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के, इसीलिए फैमिलियर ऑर्गेनिजम्स जैसे फ़िश वगैरह में। तो ये इससे पिछले लेक्चर में, लेक्चर 11 के अंदर हम इस बात को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो फूड के सोर्स के तौर पर, और फिश प्रोडक्शन में हम किस तरीके से प्लैंक्टन फीड को यूज़ कर सकते हैं। प्लैंक्टन नाम जो है ग्रीक वर्ड प्लैंक्टो से जाहिर डेवलप किया गया, जिसका मतलब है इरेंट या एक्सटेंशन वेंडरर या ड्रिफ्टर कहते हैं। बाय डेफिनेशन ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज प्लैंक्टन्स आर अनेबल टू रेजिस्ट वाटर करंट्स, में ये एबिलिटी नहीं होती कि ये पानी की लहरों को बर्दाश्त कर सकें। वाइल सम फॉर्म्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट एंड कैन स्विम हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स वर्टिकली इन अ सिंगल डे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो आज़ादाना हरकत कर सकें, लेकिन वो वर्टिकल मूवमेंट्स कर सकते हैं, वर्टिकल मूवमेंट्स कर सकते हैं हज़ारों सैकड़ों मीटर तक। ये जो है वो डायल वर्टिकल माइग्रेशन कहलाता है, या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द सराउंडिंग करंट्स। इनकी जो प्राइमरी कंडीशन होती है, प्राइमरी जो पोजीशन होती है, इनकी सराउंडिंग पे डिपेंड करती है। इस जो है वो ये कंट्रास्ट होता है नेक्टोन ऑर्गेनिज्म से, जो कि अगेंस्ट द एम्बिएंट फ्लो और कंट्रोल ऑफ देयर पोजीशन कर सकते हैं। जैसे स्क्विड्स हैं, फिश हैं, वो अपनी मर्जी से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और अपना सेटअप भी बना सकते हैं अगेंस्ट द वाटर करंट्स, पानी की लहरों के उलट। प्लैंक्टन्स की क्लासिफिकेशन में होलोप्ले हम पीछे कर चुके हैं इसी लेक्चर के अंदर, लेक्चर 12 के अंदर। होलो प्लैंक्टन्स जो है ये अपनी सारी की सारी ज़िंदगी प्लैंक्टोनिक फॉर्म के अंदर जिंदा रहते हैं, जबकि मीरो प्लैंक्टन्स जो है ये अपनी प्लैंक्टोनिक लाइफ का कुछ हिस्सा जो है प्लैंक्टोनिक लाइफ में गुजारते हैं, उसके बाद दोबारा से जो है वो बाद में वो लार्जर साइज हो जाते हैं या वो स्टैटिक सिसाइल हो जाते हैं, ग्रेजुएट टू देयर नेक्टोन, अपनी नेक्टोन फॉर्म में या बेंथिक फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मीरो प्लैंक्टन में हमारे पास सी अर्चिन्स के लार्वास हो सकते हैं, स्टारफिश हो सकती है, ट्यूनिकेट्स हो सकते हैं, मेरीन वर्म्स हो सकते हैं, क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, और फिश हो सकते हैं, फिश लार्वीज हो सकते हैं। प्लैंक्टन्स जो है आमतौर पर ये इनकी अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, जिनमें हमारे पास जो है वो एम्बिएंट न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा मिकदार में हो, कंसनट्रेशन है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर कॉलम है, ये हम लेक्चर 11 में कर चुके हैं। एंड अबंडेंस ऑफ अदर प्लैंक्टन्स, दूसरे प्लैंक्टन्स मौजूद होंगे तो इनडायरेक्टली इनकी मौजूदगी जो है वो भी हो सकेगी। स्टडी ऑफ प्लैंक्टन जो है वो प्लैंक्टोलॉजी कहलाती है, और इंडिविजुअल प्लैंक्टन जो है उसको हम प्लैंक्टर कहते हैं, एक को हम, लेकिन ग्रुप को प्लैंक्टन्स कहते हैं। एक का स्टडी करेंगे तो उसको प्लैंक्टर कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स, इसके ग्रुपिंग इनकी हम कर सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बैक्टीरिया प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है ये आमतौर पर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक और अल्गी इनमें शामिल हो सकती है। ये बॉडी के साथ जो है वो सरफेस वाटर के ऊपर रहती हैं, यहाँ पर सफिशिएंट लाइट हो जो कि उनकी फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सके। इसके अलावा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो हैं जिनमें डायटम, साइनोबैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट्स और कोकोलिथोफोर्स पाए जाते हैं। ये हम लेक्चर 11 के टाइटल में देख चुके हैं। जू प्लैंक्टन्स हमारे पास जो है ग्रीक जोन या एनिमल से बना है, स्मॉल प्रोटोजोन या मेटाजोन्स उनमें होते हैं, जिनको क्रस्टेशियन या दूसरे एनिमल्स कहते हैं। ये जो है वो प्लैंक्टन्स और टेलोनीमिया के ऊपर फीड करते हैं। इनमें जो है वो एग्स और लार्वी कुछ लार्जर एनिमल जैसे फिश, क्रस्टेशियन, एनिलीड्स के लार्विस भी शामिल होते हैं, जिनको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। बैक्टीरिया प्लैंक्टन्स में आमतौर पर बैक्टीरिया और आर्किया शामिल है, क्योंकि ये भी माइक्रोब्स होते हैं और फ्री ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनको भी हम प्लैंक्टन्स में ही क्लासीफाई करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये पानी के कॉलम्स के अंदर ये रीमिनरलाइज करते हैं। प्रोकैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन्स जो है इनको हम बैक्टीरिया प्लैंक्टन्स भी
कहते हैं। प्लैंकटन्स होते क्या, ये एक हमने डायग्राम के ज़रिए इसको समझने की कोशिश की है। प्लैंकटन्स क्या होते हैं जी? फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रोजू प्लैंक्टन्स। अब ये मिलकर जो है वो ये फीड के तौर पर मीजोजू प्लैंक्टन्स के आते हैं, और ये सारे जो है वो मैक्रोजू प्लैंक्टन्स के फीड के तौर पर आते हैं। इस तरह समझ लें आप, ये इसकी क्लासिफिकेशन के तौर पर भी इसको समझ सकते हैं। ये स्कीम जो है वो प्लैंक्टन्स को, कम्युनिटी को जो है वो ब्रॉडर टर्म में यूज़ करती है। 3 टर्म्स बन जाती हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, दूसरे कंज्यूमर्स, तीसरे रिसाइकलर्स। डिटरमाइनिंग ट्रॉफिक लेवल ऑफ सम प्लैंकटन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये इतनी सीधी बात भी नहीं होती है जिसको इतनी आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकें। फॉर एग्जांपल, ऑल द मोस्ट डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये या तो फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स होते हैं या हेटरोट्रॉफिक कंज्यूमर्स होते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनको मिक्सोट्रॉफिक्स कहते हैं। मिक्सोट्रॉफिक्स का मतलब ये है कि ये अपने सर्किमस्टांसिस की बुनियाद पर ऑटोट्रॉफी और हेटरोट्रॉफी भी जाहिर कर सकते हैं। ये भी हम लेक्चर 11 के अंदर देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लैंक्टन्स में हम बात करेंगे तो ये आमतौर पर ओशन, सी और लेक्स तीनों में पाए जाते हैं। लोकल अबंडेंस ये इनकी हॉरिजेंटली, यानी कि अगर हम एक वाटर बॉडी का कॉलम ले लेंगे तो उस वाटर बॉडी के कॉलम के अंदर हमें जो प्लैंक्टन्स की अबंडेंस है या उनका परसेंटेज है वो वेरी नज़र आएगा। सरफेस पे और तरह के प्लैंक्टन्स होंगे, सरफेस वाटर के नीचे जो एफॉटिक जोन होता है उसके अंदर और होंगे, और जो सबसे लोअर साइड पर जो बॉटम होता है, बेंथोस रीजन होता है, वहाँ पर और तरह के प्लैंक्टन्स जो है वो हमें, या और डाइवर्सिटी और परसेंटेज के हमें प्लैंक्टन्स नजर आएंगे, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट और उनकी इकोलॉजी वहाँ के इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेगी। इस वेरिएबिलिटी की जो है वो सबसे बड़ी वजह वो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट है, क्योंकि जो सरफेस पे अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट है वो नीचे उस कंडीशन में उस तरीके से अवेलेबल नहीं। ऑल प्लैंक्टन इकोसिस्टम्स आर ड्राइव्ड बाय द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। आमतौर पर जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ में वो सोलर एनर्जी होती है। लेकिन जो है वो अच्छा जी, कुछ जो है उनमें वो जो है वो कीमोसिंथेटिक भी प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम उनका तस्करा नहीं करें। कन्फाइनिंग प्राइमरी प्रोडक्शन टू सरफेस वाटर, जिसकी वजह से सरफेस वाटर पे जितनी भी प्राइमरी प्रोडक्शन होती है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जियोग्राफिकल, रीजनल और सीजनल हैविंग अबंडेंट लाइट, जिन इलाकों के अंदर लाइट अबंडेंस होगी और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे तो उनके अंदर फिर ज़ाहिर है इनका होगा। दूसरा वेरिएबल जो है, या दूसरा जो फैक्टर है जो इनकी अबंडेंस को या इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है। लार्ज एरियाज जिनमें ट्रॉफिक और सब ट्रॉफिक ओशन शामिल हैं उनमें अबंडेंट लाइट होती है। द एक्सपीरियंस रिलेटिवली लो प्राइमरी प्रोडक्शन, इनमें प्राइमरी प्रोडक्शन लो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट और सिलिकेट्स। यही 3 न्यूट्रिएंट्स इनको बुनियादी तौर पर चाहिए होते हैं। नाइट्रेट्स जो है ये और फॉस्फेट्स इनकी ये सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए ज़रूरी हैं, जबकि एक मखसूस ग्रुप है जिसके लिए सिलिकेट्स ज़रूरी होती हैं, सिलिका ज़रूरी होता है। ये भी हम लेक्चर 11 में कर चुके हैं। दिस रिजल्ट फ्रॉम लार्ज स्केल ओशन सर्कुलेशन एंड वाटर स्ट्रेटिफिकेशन। ये आमतौर पर होता किस वजह से है? वाटर मिक्सिंग की वजह से होता है। ये भी हम मेरा ख्याल शायद लेक्चर नंबर 8 या लेक्चर नंबर 9 में कर चुके हैं। इन सच रीजन्स प्राइमरी प्रोडक्शन आमतौर पर ये ग्रेटर डेप्थ ऑल्दो एट अ रिड्यूस लेवल बिकॉज ऑफ द रिड्यूस लाइट होती है। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट कंसनट्रेशन सम ओशन रीजन्स आर अनप्रोडक्टिव। कुछ ऐसे जो हैं वो ओशन के रीजन्स होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, उनके हमने यहाँ पर नहीं करना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन वगैरह की उनकी डेफिशिएंसी पाई जा सकती है। क्योंकि ओशन प्लैंक्टन्स हमारे कोर्स कंसर्न का हिस्सा नहीं है तो हम इस पैराग्राफ को स्किप करेंगे। यहाँ पर प्लैंक्टन्स और फिजिकल जो उनका इन्वायरमेंट है उसमें देखेंगे तो सीजनल लाइट्स हैं, जैसे आइस कवर है, लाइट न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये फाइटोप्लैंक्टन्स की अबंडेंस को कंट्रोल करेंगे, और उनकी अबंडेंस बाकी अदर ग्रुप्स ऑफ प्लैंक्टन्स की अबंडेंस को कंट्रोल करेंगे। बिकॉज ऑफ द सेंट्रल रोल ऑफ प्लैंक्टन्स इन द फंक्शनिंग ओपन वाटर फूड वेब्स एंड इकोसिस्टम्स, प्लैंक्टन इकोलॉजी जो है ये आमतौर पर हमेशा कोर डिसिप्लिन होता है लिम्नोलॉजी का और बायोलॉजिकल ओशिनोग्राफी का। तो ये इंपॉर्टेंस है इस पोर्शन या इस चैप्टर ऑफ लिम्नोलॉजी की, जिसकी वजह से इसको 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर प्लैंक्टन्स को कवर किया जाएगा। लेक्चर 11 भी हमारा प्लैंक्टन से मुतालिक था, लेक्चर 12 भी, लेक्चर 13 और भी लेक्चर 14 भी प्लैंक्टन से ही मुतालिक होगा बायोलॉजिकल ओशिनोग्राफी में। इनकी इंपॉर्टेंस के अलावा प्राइमरी प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस के अलावा कई दूसरी कामों के अंदर, कई दूसरे अमूर के अंदर जिनमें हमारे पास ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है, सक्सेशन है, फूड वेब स्ट्रक्चर है, उनमें भी इनकी इंपॉर्टेंस होती है। इसके अलावा स्मॉल साइज रैपिड प्रोडक्शन जो है अपनी टाइम तकरीबन लेस देन 1 डे, बैक्टीरिया जो है अपनी तादाद में डुप्लीकेशन कर लेते हैं, और कुछ स्मॉल प्लैंक्टन्स जो हैं वो कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर कर लेते हैं, जबकि जो प्लैंक्टन्स हैं वो कुछ हफ्तों के अंदर ही अपनी तादाद डबल कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी अबंडेंस पर मिलियन जो है वो मिलियंस होती है पर एमएल ऑफ द बैक्टीरिया, जबकि
मिलियंस में ही ये जो है वो प्लैंकटन फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए होती है। होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन की इन्वायरमेंट के लिए फैसिलिटेट करती है फील्ड और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को। अब हम बात करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स की, थोड़ा सा इकोलॉजी इनकी जो है वो स्टडी करके देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट लाइक कम्युनिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स को हम लोग प्लैंक्टन्स को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये एनिमल लाइक कम्युनिटी को जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। कन्वीनियंट डिवीजन जो है इतनी बिल्कुल सीधी भी नहीं है फॉर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। मैनी प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो ना तो प्लांट्स होते हैं ना एनिमल्स होते हैं। इनको जो है वो हम प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं। जब साइज को हम अगर क्राइटेरिया यूज़ करते हैं तो प्लैंक्टन्स को सब डिवाइड कर सकते हैं हम मैक्रो, माइक्रो और नैनो प्लैंक्टन्स के अंदर। इसमें कोई शार्प लाइंस तो बहरहाल है नहीं है, लेकिन हम बड़ी क्लियरली इसको देख सकते हैं। ये नीचे दिया गया है, एक बार दोबारा से रिपीट हो जाएगी हमारी ये बात, चले याद हो जाएगा। मैक्रो प्लैंक्टन्स जो है वो आमतौर पर कोर्स नेट के ज़रिए या सैम्पलिंग के ज़रिए हम इसको देख सकते हैं। साइज़ के हवाले से यहाँ पर बयान किया गया है, दोबारा से यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। मेगा प्लैंक्टन्स आमतौर पर जो है वो मोर देन होते हैं साइज, ये हम इससे पिछले में जो है वो 20+ माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। 2 to 20 माइक्रोमीटर होगा तो इसको हम मैक्रो प्लैंक्टन्स कहेंगे। अगर 0.2 mm से 2 mm होगा तो इसको हम मीज़ो कहेंगे। अगर 20 से 200 माइक्रोन होगा मीटर तो इसको हम माइक्रो प्लैंक्टन्स कहेंगे। नैनो प्लैंक्टन्स 2 to 20 माइक्रोमीटर्स होगा और पाइको प्लैंक्टन्स 0.2 से 2 माइक्रोमीटर्स होगा। जबकि फेम्टो प्लैंक्टन्स जो है वो लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर्स होते हैं, जिनको मेरीन वायरसेस कहते हैं। इनको मुख्तलिफ बाउंड्रीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लार्ज स्केल्स पे। द एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ नैनो एंड इवन स्मॉलर प्लैंक्टन्स जो हैं उनको भी आफ्टर और बिफोर 1980 से स्टडी किया गया। लेकिन प्रोपोर्शन का सबसे बड़ा जो है प्लैंक्टन्स का वो आमतौर पर माइक्रो या उससे लोअर लेवल के ही होते हैं। लो रेनॉल्ड्स नंबर्स वेयर द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन मास और इनर्शिया। चीफ कंपोनेंट जो मेरीन फाइटोप्लैंक्टन्स हमने करना ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उनको स्किप करेंगे। जूप्लैंक्टन्स आ गए हैं तो चलो इनको देख लेते हैं। जूप्लैंक्टन्स इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, टेम्परेरी प्लैंक्टन्स और परमानेंट प्लैंक्टन्स। टेम्परेरी प्लैंक्टन्स जो है ये प्लैंक्टोनिक एग्स हो सकते हैं या लार्वी हो सकते हैं बेंथोस या नेक्टोन ऑर्गेनिजम्स के। परमानेंट प्लैंक्टन्स आमतौर पर वो एनिमल्स होते हैं सारी की सारी ज़िंदगी वो फ्लोटिंग स्टेट में गुजार देते हैं। टेम्परेरी प्लैंक्टन्स पार्टिकुलरली जो है वो अबंडेंट होते हैं कोस्टल एरियाज़ में, जिसकी वजह से सीजनल अकरेंस होती है, चेंजेस और वेरिएशन की स्पॉनिंग टाइम जो है वो भी तब्दील होती है। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आमतौर पर हर फाइलम ऑफ ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे प्रोटोजोन्स में प्लैंक्टोनिस फोरामिनिफोर्स हैं, रेडियोलेरियंस है, ये अबंडेंट होते हैं। इनके अलावा देयर स्केलेटन जो है वो बल्क ऑफ द बॉटम सेडिमेंट्स ओवर वाइड ओशन एरियाज में बनते हैं। दे आर एब्सेंट इन फ्रेश वाटर में, ये होता ही नहीं है। सिलिएट प्रोटोजोन जो है ये आमतौर पर मेनली बाय टिंटिनिड्स होते हैं जो 20 to 640 माइक्रोन्स के साइज़ के होते हैं। अमंग द प्लैंक्टोनिक्स सीलेंट्रेट्स में ब्यूटीफुल साइफोनोफोर्स, जिनमें हमारे पास फाइसेलिया हैं, पोर्टुगीज मैनोवॉर है, इसके अलावा जेलीफिश हैं शामिल हैं। प्लैंक्टोनिक्स जो है वो टीनोफोर्स जो है इनको हम कॉम जेलीज या सी वॉलट्स कहते हैं। फ्रेश वाटर रोटिफर्स जो हैं इनको हम लोग प्लैंक्टन्स या वास्ट नंबर जो है वार्मर सीजन के अंदर पाए जाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एट ऑल एटीट्यूड्स, हर लेवल पर ही ये पाए जा सकते हैं, लेकिन सरफेस वाटर और ग्रेट डेप्थ के अंदर इनकी वेरिएशन होती है। जैसे मेरीन एरो वर्म्स वगैरह हैं, सेजिटा वगैरह, ये इंपॉर्टेंट प्लैंक्टोनिक प्रीडेटर्स हैं। ऑयस्टर मसल्स हैं और ऑयस्टर्स हैं, मसल्स हैं और दूसरे मेरीन बाइवल्स और स्नेल्स जो हैं इनकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो प्लैंक्टोनिक ही होती हैं। जैसे विंग स्नेल वगैरह हैं, ये अपनी सारी की सारी ज़िंदगी प्लैंक्टोन फॉर्म में रहती है। तो ये हम इस डिस्कशन से ये साबित कर पा रहे हैं कि जो प्लैंक्टन्स होते हैं या जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा या मुकम्मल तौर पर प्लैंक्टोनिक लाइफ गुजारते हैं। क्रस्टेशियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ जू प्लैंक्टन्स जो है ये मेरीन काउंटर पार्ट्स इंसेक्ट्स के ऑन लैंड होते हैं, यानी कि जिस तरह लैंड के ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं इसी तरीके से जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्रस्टेशियंस कहते हैं। द आर्थ्रोपोड्स आर द मोस्ट डाइवर्स एंड न्यूमेरियस ऑफ ऑल एनिमल फाइला, तमाम एनिमल फाइला की जितनी डाइवर्सिटी इंसेक्टा में पाई जाती है इसी तरीके से क्रस्टेशियंस में पाई जाती है। कॉपीपर्स में कैलेनस फिनमेचियस चीसस इज इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द हेरिंग्स एंड द यूफीसाइड यूफेसिया सुपरबा कॉमनली नोज, जिसको हम लोग क्रिल के तौर पर कहते हैं। ये ब्लू और फिन वेल्स वगैरह में फूड के तौर पर काम करती है। ये वेल्स ब्लू और फिन बैक जो वेल्स होती हैं ये पानी के माइग्रेट टू वाटर्स वेयर स्पॉनिंग ऑफ दीज क्रस्टेशियंस, अगर जहाँ पर स्पॉनिंग होती है क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा मिकदार में होती है तो वहाँ पर इनके ऑफन अटैक्स होते हैं, इसकी वजह से लार्ज मैमल्स की फीड इंटायरली डिपेंड करती है इनके ऊपर।
There is a pronounced tendency for zooplanktons to perform diurnal vertical migrations in both lakes and sea. लेक्स एंड सी के अंदर जो इनकी है माइग्रेशन, ये वर्टिकल माइग्रेशन होती है, यानी कि जो लेवल्स या डेप्थ ऑफ वाटर है उसके अकॉर्डिंग ये साइक्लिक मूवमेंट होती है इनकी। हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं होती बल्कि ऊपर नीचे अप डाउन मूवमेंट होती है माइग्रेशन। Migratory behavior varies with stage of life, season of the year, latitude, hydrophagic, hydrographic study या meteorological conditions वगैरह इन पे डिपेंड करती है। जनरली एनिमल्स जो है वो आमतौर पर ascend towards the surface at sunset from daytime depth। दिन के औकात में एनिमल्स जो रहते हैं वो सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, और शाम के औकात में नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। एट मिड नाइट देयर इज नो ऑप्टिकल स्टिमुलस, मून या आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो रिटर्न टू द डे टाइम डेप्थ देन अप्रोचेस द सरफेस वंस अगेन जस्ट बिफोर डाउन। तो दिन के बिफोर डाउन जो है वो सरफेस पे दोबारा से आ जाते हैं रात के औकात में, अगर उनके पास कोई ऑप्टिकल स्टिमुलस ना हो। जैसे सनराइज करता है ये दोबारा से डे टाइम लेवल पर चले जाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई भी प्लैंक्टन्स में आते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई फाउंड इन वाटर बिलोंग बाय डेफिनेशन टू प्लैंक्टन्स, ये भी प्लैंक्टन में ही आते हैं, लेकिन स्पेशल टेक्निक्स जो है वो इनकी सैम्पलिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि सेपरेटली स्टडी किया जाता है, इनको प्लैंक्टन्स में नहीं लिया। These organisms are important in the transformation of dead organic materials to inorganic plant nutrients। ये इनको कन्वर्जन करते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। सम ऑफ दीज मैरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल है, फिक्स करते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं इसको। ऑल्दो लिटल इज नोन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया फंजाई आल्सो फाउंड इन वाटर सैंपल्स। इनकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसकी मिकदार के बारे में कोई एस्टिमेशन तो बहरहाल नहीं लगा सकते, लेकिन इनकी मिकदार अच्छी भली पाई जाती है। पेक्यूलर सिचुएशन एग्जिस्ट इन द ब्लैक सी। ब्लैक सी में इनकी कंसनट्रेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि 130 to 180 मीटर्स कंटेन हाइड्रोजन सल्फाइड बट नो ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन है कोई नहीं। अंडर दीज कंडीशन सिर्फ बैक्टीरिया ही जो है वो जिंदा रह सकते हैं। अगर वहाँ पर डिकम्पोजिशन एक्टिविटी हो रही है तो इट वाज बिलीव कि वो वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन या डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया ही कर रहे हैं, और इसके अलावा तो कोई ऑर्गेनिज्म ही वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि ऑक्सीजन कोई नहीं है। इकोसिस्टम जो है उनमें पॉपुलेशंस पाई जाती हैं इन रिटर्न्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इंटरेक्ट विद वन अनदर, ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन होती है। बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस इन ओशंस आर नॉट बीइंग पॉपुलेशन और ट्रॉफिक लेवल एज मैनी बॉक्स मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिलेजी फूड वेब्स, जैसे जाहिर करते हैं उतनी कम्प्लेक्स उतनी सिंपल जो है वो फूड चेन्स आमतौर पर नहीं होती है। ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन या एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं, इंट्रैक्शंस अकर्स एट द लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो होती है। इसकी वजह से जो मॉडल्स और जो एक्स्ट्रा प्लेट ऑब्जर्वेशन हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड ट्रेडिशनली साइंटिस्ट हु गो ऑन क्रूजेज एंड एग्जामिन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ बोथ बायोट एंड एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज यूजिंग सैम्पल्स आर कंसिडर्ड बायोलॉजिकल ओशिनोग्राफर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे पर्सनस जो शिप्स या यॉट्स वगैरह के जरिए इनको जाके एक्सप्लोर करते हैं उनको ओशिनोग्राफर्स कहते हैं। दोज एक्सप्लोर द फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बाय एग्जांपल कंडक्टिंग लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, इनको हम मैरीन बायोलॉजिस्ट कहते हैं। जो लैब्स के अंदर बैठ के सैंपल्स को स्टडी करेंगे उनको हम मैरीन बायोलॉजिस्ट कहेंगे। तो हमें ये दोनों कंडीशंस जो है उनको कंबाइन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है, बाकी जो है वो चीज़ हम कर चुके हैं। ये है हमारे पास मेरा ख्याल लास्ट पॉइंट होगा, दैट इज़ प्लैंक्टन्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। प्लैंक्टन्स जो है वो प्रोडक्टिव बेस होते हैं मेरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, जो कि फूड के तौर पर काम करेंगे फॉर लार्जर एनिमल्स एंड इनडायरेक्टली फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए। होज फिशरीज डिपेंड्स अपॉन प्लैंक्टन, जिनकी फिशरीज प्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड करती है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एरिया इज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर स्टेबिलिटी कंडीशंस। किसी भी इलाके की जो अवेलेबिलिटी है या न्यूट्रिएंट अपना प्रोडक्टिविटी है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर स्टेबिलिटी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। करंट्स दैट फ्लो नियर कॉन्टिनेंट्स आर इंपॉर्टेंट टू प्लैंक्टन प्रोडक्शन इन एन एरिया। जैसे एग्जाम्पल करेंगे कैलिफोर्निया करंट्स की, जिनमें क्रूशियो ड्रिफ्ट from Japan causes an outland transport of water and combines with a compensating nutrient rich current along with the coast of California to make it area highly productive। तो जो कैलिफोर्निया करंट्स हैं वो कैलिफोर्निया की प्रोडक्टिविटी को, कैलिफोर्निया रीजन की प्रोडक्टिविटी कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ सेम सिचुएशन एग्जिस्ट अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो वेस्ट कोस्ट है उस पर भी सेम है, इन्फ्लुएंस बाय द बेंगुलू करंट्स, ये उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। इन द सी
An adequate supply of nutrients including carbon dioxide enables phytoplanktons and benthic algae to transform the light, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अच्छी भली मिकदार मौजूद होती है जो इंश्योर करती है इनको कि ये वहाँ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें. सन इनटू रिच एनर्जी रिच केमिकल्स कंपोनेंट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस के जरिए. द बॉटम डिवेलिंग algae are responsible for about 2% of the primary production in the ocean. जो बॉटम डिवेलिंग algae होते हैं ये अबाउट 2% टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि 98% एट्रीब्यूट्स वो फाइटोप्लैंक्टन के जरिए होते हैं. ज़्यादातर फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो फूड जू प्लैंक्टन्स के तौर पर काम करते हैं जो कि लाइट जोन के नीचे पाए जाते हैं. आफ्टर डेथ ये जो है वो केमिकल मिनरलाइजेशन के नतीजे में, बैक्टीरियल ब्रेकडाउन और ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में जो है वो प्लैंक्टोनिक सेडिमेंटेशन में तब्दील हुए थे. लेक्चर 11 में भी हमने इसका रेफरेंस किया था. फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो आमतौर पर 5 to 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर मौजूद होते हैं. हाई लाइट इंटेंसिटी एंड द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द रीजन अबव डेप्थ ऑफ 5 मीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ पर कोई भी मखसूस न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता, सिर्फ वहाँ पर प्लैंक्टन्स ही पाए जाते हैं जिनसे फिर वहाँ की फूड चेन्स रन होती हैं. देयर आर मोस्ट abundantly either immediately below grade phytoplankton population just above the bottom. ये हम बात कर चुके हैं. As a human resource, planktons have only begun to be developed and exploited. इंसानों ने इनको तबाही किया जैसे दूसरे रिसोर्सेज को तबाह किया. It may in time be the chief फूड सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड. एक वक्त आएगा जब ये फूड सप्लाई के तौर पर काम करेंगे. इन व्यू ऑफ इट्स हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एंड वाइड एक्सटेंट इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड on several occasions that large scale cultures of algae are technically feasible. इनको फूड के तौर पर यूज़ किया जा सकता है. द यूनिसेलुलर ग्रीन algae कोरेला जो है इसको जो है पार्टिकुलरली यूज़ किया जा सकता है थ्रू एम्पल कल्चर कंडीशन. इनकी प्रोडक्शन जो है वो प्रोटीन कंटेंट 50% तक बढ़ा सकती हैं. ऑल्दो दिस प्रोटीन जो है वो सूटेबल बैलेंस होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए. इट्स लो डिग्री ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी प्रिवेंट्स प्रैक्टिकल यूज़. इसकी थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बहरहाल रिक्वायर्ड होगी. फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेस ट्रैवल्स के अंदर एज अ फूड सोर्स के तौर पर. और इसके अलावा गैस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली खुद जो है वो कर पाते हैं और रिसोर्स न्यूट्रिएंट्स कम से कम हो तो भी ये सर्वाइव कर पाते हैं, तो इनको स्पेस एक्सप्लोरेशन में फूड सोर्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है. और गैस एक्सचेंज के लिए भी द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट पर्सनल would be transformed into organic substances by alga with the oxygen liberated during this process would support human respiration. तो ये जो ऑक्सीजन वो पैदा करेंगे वो इंसान इस्तेमाल कर सकें, बजाय इसके कि प्लांट्स ग्रो किए जाएं उसमें अलजी जो है या प्लैंक्टन्स जो है उनको रखने से फ़ायदा हो सकता है. लीजिए ये था हमारा लेक्चर नंबर 12. लेक्चर नंबर 13 के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे. इस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा ताकि ये जो पॉइंट्स जो इसमें हमने स्टडी की हैं क्लासिफिकेशन एंड इकोलॉजी ऑफ प्लैंक्टन्स वो आपको क्लियर हो सके.